एक गया नहीं दूसरा, दूसरा गया नहीं तीसरा, ये बीमारियों का सिलसिला कुछ थमता नज़र नहीं आ रहा। अभी हम कोविड-19 और कोरोना की दूसरी लहर के इन्फेक्शन से उभरे ही नहीं थे कि और एक नई बीमारी बर्ड फ्लू के नाम से हमारे दरवाजे पर दस्तक देने आ गई। 2020 तो हमने कोविड-19 में गंवाया, क्या 2021 भी हम इस बर्ड फ्लू जैसी बीमारी और कई बीमारियों में गुजारेंगे? दोस्तों, मैं डॉक्टर रशीद, फिजिशियन, पल्स हॉस्पिटल नांदेड़, आज आपको इस वीडियो में बहुत थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये बर्ड फ्लू क्या है, WHO इस बीमारी को लेकर चिंतित क्यों है, बर्ड फ्लू इंसानों में कैसे होता है, बर्ड फ्लू किन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इसकी निदान या इसकी डायग्नोसिस कैसे करें, इस बीमारी के अगर वक्त पर इलाज न करें तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, और इस बीमारी की हम रोकथाम और इसका इलाज देखेंगे। और आखिर में मैं ये बताऊंगा कि इस बीमारी का फैटेलिटी रेट यानी कि इससे डेथ रेट कितना है या इसकी प्रोग्नोसिस कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, 2-3 दिन पहले ही हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने तमाम सरकारी कर्मचारियों और आवाम को आगाह किया है इस बीमारी को लेकर कि वो सावधानी बरतें और लापरवाही से काम न लें। इस बीमारी ने अभी तक हमारे मुल्क के केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्टेट्स को तो छू लिया। हमारे ज़िले के बाजू के डिस्ट्रिक्ट परभनी में कल ही 600 से ज़्यादा पक्षियों की इसमें मौत हो गई। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज तक हमें इसका ह्यूमंस में, इंसानों में इन्फेक्शन का एक भी केस नहीं मिला और किसी भी की मृत्यु इसकी वजह से नहीं हुई। तो सब में पहले देखते हैं दोस्तों, ये बर्ड फ्लू क्या है। दोस्तों, ये बर्ड फ्लू ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, और इसकी होने की वजह है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से इन्फेक्शन। एवियन का मतलब आता है चिड़िया, और ये इन्फ्लुएंजा फ्लू का फुल फॉर्म है। तो ये जो इन्फेक्शन है एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू का, हमारे हिंदुस्तान में इसे बर्ड फ्लू के नाम से याद करते हैं। और ये इन्फेक्शन ज़्यादा करके चिड़ियों में, बर्ड्स में और मुर्गियों वगैरह में देखा जाता है। बट लेकिन इसकी वजह से जानवर और इंसानों में भी इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम ये देखेंगे कि ये वो कौन से वायरसेस हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन होता है। वैसे तो दर्जनों वायरसेस हैं जिनकी वजह से ये एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू होता है, बट उसमें से 2 अहम हैं जो इंसान को लग सकते हैं। उसमें जो वायरसेस हैं वो है H5N1 और H7N9। ये 2 वायरसेस हैं जो इंसान को प्रभावित, इंसान को संक्रमित कर सकते हैं। अहम बात जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि WHO इसको लेकर क्यों चिंतित है, क्यों सीरियस है। दोस्तों, जब इन्फेक्शन कोई भी होता है तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो उसका ट्रांसमिशन का रेट और दूसरा उसका केस फैटेलिटी रेट यानी कि उसकी किलिंग पावर। अगर हम इसकी कोरोना वायरस से तुलना करेंगे, कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन रेट काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन उसका मोर्टेलिटी रेट, केस फैटेलिटी रेट काफ़ी कम था, हार्डली 5% से भी कम उसका डेथ रेट था। लेकिन ट्रांसमिशन का रेट काफ़ी ज़्यादा था। उसके बरक्स इसमें उल्टा है, बर्ड फ्लू में एकदम उल्टा है। इसमें ट्रांसमिशन का रेट काफ़ी कम है, यानी कि इन्फेक्शन इंसान को लगने के चांसेस कम है, बट अगर एक बार किसी को लग जाए तो दोस्तों इसका डेथ रेट या फैटेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, 60% है। जैसे हम कोविड में पेशेंट्स को होम क्वारंटाइन या घर पे ट्रीटमेंट की सलाह दे रहे थे, इसमें हम पेशेंट को घर में नहीं रख सकते। अगर एक बार ये इन्फेक्शन लग जाता है तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना है, उसे ICU में रखना पड़ेगा और उसको एग्रेसिवली ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डेथ रेट 60% है। फ्रेंड्स, WHO जिस बात को लेकर चिंतित में है इस बर्ड फ्लू वायरस के बारे में, वो ये है कि जैसे मैंने बताया, ये वायरस ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन और ज़्यादा किलिंग पावर रखता है, लेकिन खुशकिस्मती से इसका ट्रांसफ़र रेट काफ़ी कम है। और अक्सर ये देखा गया है वायरसेस में कि ये म्यूटेट करते हैं, ये अपने प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं। खुदा न खास्ता अगर कहीं इसमें ट्रांसमिशन का रेट अगर बढ़ता है तो ये एक ह्यूमन काइंड के लिए, ये एक इंसानियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है। वैसे भी इसकी किलिंग पावर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, और ट्रांसमिशन की इसकी काबिलियत भी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ये कोविड को भी पीछे छोड़ देगा और ये बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसमें इन्फेक्टिविटी यानी कि डिजीज़ क्रिएटिंग सीवियरिटी ज़्यादा है, लेकिन ये इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होने की काबिलियत इसमें कम है। अब हम ये देखेंगे कि ये इन्फेक्शन इंसानों में कैसे लगता है। तो दोस्तों, ये जो मुर्गियां हैं या चरिंद परिंद हैं, इनके नाक से, आँख से और गंदगी में ये वायरस निकलता है। उसी तरह उनके अंडे और मांस में भी ये वायरस रहता है। तो जो लोग भी इसके संपर्क में आते हैं, इसके कांटेक्ट में आते हैं, उन्हें इन्फेक्शन होने का रेट ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा रहता है।
इसके अलावा हेल्थ वर्कर्स या उस इन्फेक्टेड पेशेंट के घर के फैमिली मेम्बर्स और वो लोग जो सफाई कर्मचारी हैं या वो लोग जो पोल्ट्री फार्म में वगैरह काम करते हैं, वो लोग ये इसके हाई रिस्क में आते हैं, उनमें ये इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। और वो भी लोग जो पोल्ट्री या चिकन के डिस्ट्रीब्यूशन में या उसके बांटने में, उसके सेल करने में जो लगे रहते हैं, वो लोग भी इसमें हाई रिस्क में आते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं। तो दोस्तों, इसमें आम लक्षण है तेज़ बुखार का आना, गले में खराश का होना, सूखी खांसी का होना, दम का लगना, जॉइंट्स में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सर दर्द, किसी किसी को उल्टी और लूज मोशंस भी हो सकते हैं। और इन्फेक्शन अगर ज़्यादा सीरियस हो गया है तो पेशेंट इसमें कोमा में भी जा सकता है और अनफॉर्चुनेटली किसी किसी का इसमें डेथ भी हो सकता है। तो ये सारे थे लक्षण। अब हम ये देखेंगे कि इस बीमारी की हम पहचान कैसे करें। तो दोस्तों, इस बीमारी को पहचान करने के लिए गले के ज़रिए एक टेस्ट किया जाता है जिसमें गले का थ्रोट स्वैब जिसे कहते हैं, उसमें जो है फ्लू टेस्ट नाम का टेस्ट किया जाता है। उसमें NH1 एंटीजन इस वायरस का देखा जाता है। तो ये थ्रोट कल्चर स्वैब ये बहुत अहम टेस्ट है जिसे फ्लू टेस्ट कहते हैं। NH1 एंटीजन ये डिटेक्ट करता है। इसके अलावा इसमें संक्रमित पेशेंट का WBC काउंट भी देखा जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट भी देखा जाता है और हार्ट का परफॉर्मेंस कैसा है ये देखने के लिए ECG 2D को वगैरह भी किया जाता है। तो कुछ केसेस में एक्सरे भी करना पड़ता है जब जहाँ पर निमोनिया वगैरह सस्पेक्टेड है। ये तो हो गया इसको हम कैसे जाँचें, इसकी डायग्नोसिस कैसे करें। अब हम ये देखेंगे कि इस बीमारी को लगने के बाद अगर इसका वक्त पर इलाज न किया जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें कॉम्प्लिकेशंस में आता है निमोनिया का होना, हार्ट फेलियर होना, किडनी फेलियर होना, रेस्पिरेटरी फेलियर होना या कुछ केसेस कोमा में भी जा सकते हैं, आंखों का आना या कंजक्टिवाइटिस भी इसका एक कॉम्प्लिकेशन है और किसी किसी में मृत्यु भी हो सकती है। तो ये थे सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस। अब हम ये देखेंगे कि इसकी रोकथाम कैसे की जाए। इसमें सब में पहले तो जो लोग पोल्ट्री या अंडे वगैरह या जो पक्षियों के संपर्क में आते हैं उन्हें काफ़ी एहतियात बरतना ज़रूरी है। जहाँ तक हो सके पक्षियों से और पोल्ट्री फार्म से वगैरह दूर रहें, जो इन्फेक्टेड कॉन्टामिनेटेड एरिया में दाखिल ना हो और जाना भी पड़े तो मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड वॉश करते रहें बार बार। और दूसरी बात, अक्सर सवाल किया जाता है कि क्या ऐसे सिचुएशन में बर्ड फ्लू के क्या अंडे या चिकन खाना सेफ़ है या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल ये सेफ़ है, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप, पर ये देखना चाहिए कि उसको अच्छी तरह से आपने बॉईल किया हुआ है, चिकन हो या अंडे हो, क्योंकि ये वायरस काफ़ी हीट सेंसिटिव होता है। जब इसका टेम्परेचर आप बॉईल करने में चिकन या अंडे का 74 डिग्रीज के ऊपर लेकर जाएंगे तो ये वायरसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, अंडे और चिकन खाना ये पैंडेमिक में बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल ना घबराएं, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कुछ लोग कच्चे अंडों का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें इस पैंडेमिक को देखते हुए कच्चे अंडों का इस्तेमाल को रोक देना चाहिए, ये नुकसानदा हो सकता है। तो ये था इसको एहतियात और इससे बचने के तरीके। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट को लेकर। तो दोस्तों, इसमें बुखार के लिए पैरास्टामोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, पानी पेशेंट को अच्छे से लेना है, उसको आराम करना है और उसको तंदुरुस्त पौष्टिक आहार लेना है। कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं जैसे ऑसिलटैमिविर, जेनामिविर, ये दवाइयों का इस्तेमाल भी किया जाता है और इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो दोस्तों, यही चंद चीज़ें थी जो मैं बर्ड फ्लू के बारे में बताना चाह रहा था। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे आप लाइक एंड शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जो भी आपको कहना है कमेंट बॉक्स में डालिए। तो मिलते हैं किसी और विषय पर बात करने, कोई और तारीख, कोई और दिन। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय, थैंक यू।